अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी के सीज़न 2 की दूसरी किस्त का रिव्यू है। लेकिन जब मैंने इसके सीज़न 3 की पहली किस्त का रिव्यू किया था तो उस वीडियो में आप में से बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमें सुल्तान फातिह की ये एपिसोड अच्छी नहीं लगी। तो अगर मुख्तसर अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो सुल्तानुल फतुहात की 50वीं किस्त तीसरे सीज़न का ज़बरदस्त स्टार्ट था और ये एक एंटरटेनिंग और तारुफी किस्त थी, क्योंकि नए किरदारों ने इस एपिसोड में बहुत से अहम सीन्स किए और किस्त के आखिर में कई तरह के महाजों के रास्ते खोल दिए गए। नए किरदार बड़े तरीके के साथ कहानी में जोड़े गए, यानी कि डेविड, बायजीद, मुस्तफ़ा और लुत्फ़ी वगैरह। और इसके अलावा वाकई एहसास हुआ कि अगर राइटर्स ने जैगनोस पाशा और बलगरात के नाकाम मुहासरे को कहानी में शामिल नहीं किया तो अच्छा किया। इस फजूल से वाक़े को नज़रअंदाज करके राइटर सीधा सुल्तान फातिह और विलाद के दौर तक चले आए। और बलगरात के मुहासरे के वाक़े को स्किप करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तकरीबन सारा सीज़न 2 कौसतंतीनिया के मुहासरे में गुजरा और अब तीसरा सीज़न भी बलगरात के मुहासरे से शुरू होता या फिर चंद किस्तों बाद हमें मुहासरा दिखाना शुरू कर दिया जाता तो हमारे लिए ये चीज़ बोरिंग हो जाती। अच्छा हुआ कि सीज़न 3 ख़तरनाक और सीरियस किस्म की दुश्मनियों और सुल्तान फातिह के गोल्डन पीरियड से शुरू किया गया। और कहानी की बेहतरीन चीज़ ये है कि राइटर्स आने वाले कई अहम वाक़यात के ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे थे, मसलन पॉन्टस की मुहिम, कारमान के साथ दुश्मनी, शहजादा बायजीद और सुल्तान फातिह के दरमियान टेंशन वाले ताल्लुकात वगैरह। जबकि इस सीज़न से कास्टिंग डायरेक्टर, अदाकार और स्क्रिप्ट ने मिलकर वाकई शानदार काम किया है और विलाद के किरदार को नई जिंदगी दी है। सोचें कि ये कैसा लगेगा जब सुल्तान महमद का करीबी दोस्त और भाई होने का ये दावेदार जालिम और बेरहम दुश्मन में बदलेगा। इस एपिसोड नंबर 51 में जब सुल्तान महमद और विलाद के दरमियान मुक़द्दस अमानतों के बारे में गुफ्तगू का सीन है, उसमें महमद की बातों पर विलाद के चेहरे पर संजीदगी और एक डरावनी सी झलक है। और जो सुल्तान फातिह के जासूस हैं, उन्हें जब विलाद के कबूतर भेजने का इल्म हुआ तो उनसे गुफ्तगू के दौरान मुझे यही डर लगा हुआ था कि वो इन्हें शहीद ना कर दे। मुझे लगता है कि बहादुर पाशा ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है कि विलाद के साथ कुछ अजीब सा मामला चल रहा है और वो मशकूक हो गया है और ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब ये टेंशन सुल्तान महमद की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और तारीख में हमजा पाशा को विलाद को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, लेकिन शायद ड्रामे में बहादुर पाशा को सुल्तान उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजेगा क्योंकि हमजा पाशा के किरदार को तो ख़त्म कर दिया गया है। और अब महसूस होता है कि विलाद कभी भी सुल्तान महमद का वफादार नहीं था और वफादार सिर्फ उसका भाई रादू था। विलाद ने ख़तरा महसूस कर लिया है कि सुल्तान महमद तमाम ईसाइयों को अपने झंडे के नीचे मुत्तहिद करना चाह रहा है, यानी कि उन मुक़द्दस अमानतों को तलाश करके, और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता। और अब तक वो सुल्तान का वफादार होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था ताकि सुल्तान का एतमाद हासिल करके उसे सीक्रेट मिशंस पर भेजा जाए और उसे तमाम सल्तनत में ख़ास मकाम मिल सके। और आते हैं महमूद पाशा की तरफ, तो अगर मैं सच कहूँ तो सदर आज़म जानदारली पाशा के किरदार को सामने रखा जाए तो महमूद पाशा, जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म है, उसकी अदाकारी इतनी जच नहीं रही। और फिर उसे लिबास भी ऐसा डरावना सा पहनाया हुआ है कि उसे देखते हुए यही लगता है कि ये महमूद पाशा नहीं बल्कि हसन सब्बाह है, और तब तो ये बिल्कुल ही दुश्मनों की कैटेगरी में लगता है। अदाकार ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अपने किरदार में फिट होने में ज़रा वक्त लगेगा। बस इसे चाहिए कि अपने डायलॉग्स धीमे अंदाज से बोले, जैसे निज़ामुल मुल्क बोला करता था या फिर जानदारली। और उन दोनों किरदारों की शख्सियत में एक सुकून, एक ठहराव और एक एतमाद था। लेकिन महमूद पाशा को देखकर लगता है कि जैसे ये महमूद पाशा नहीं बल्कि हसन सब्बाह है, जो कि सल्जूकी महल से खुफिया किताब को चुराने आया है, जिसे ढूंढने में मलिक संजर को फिर कई किस्तें लग गई थी और वो फिर भी नहीं मिल पाई थी। और मैंने किस्त नंबर 50 के रिव्यू में किरदारों के नए लिबास पर जो एतराज़ किया था वो ठीक था। उस्मानी पाशास काला लिबास नहीं पहनते थे और ये वो तारीख़ी पेंटिंग्स जो उस ज़माने की थी उनसे भी वाज़ेह है। और ना ही शहाबुद्दीन और महमूद पाशा पर उनकी ये टोपियाँ सूट कर रही हैं, हालांकि ये बिल्कुल तारीख़ के मुताबिक दिखाई गई हैं। और नाज़रीन कराम, अब जहाँ तक बायजीद का मामला है तो गुलशा की नीयत वाज़ेह हो चुकी है कि वो बायजीद को अपने बेटे शहजादा मुस्तफ़ा की राह का कांटा समझ रही है। और दूसरी तरफ सुल्तान और बायजीद के तारीख़ में कोई इतने खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे, और इसी वजह से जूलिया वाला वाक़या राइटर्स ने इसलिए दिखाया कि इन दोनों बाप बेटे के दरमियान जो तारीख़ी टेंशन थी, इसकी कोई वजह दिखाई जा सके। और जहाँ तक बायजीद को कत्ल करने का ताल्लुक है तो एक तो ये ड्रामा है
اور ہم جانتے تھے کہ تاریخ میں بايزيد اس طرح قتل نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ڈرامے کی کہانی کے حساب سے دیکھیں تو ایک بات نوٹ کریں کہ جاندارلی کے کرتوتوں کے بارے میں سلطان فاتح کو سب معلوم تھا، اور پچھلے 2 سیزنز میں سلطان کے پاس کئی موقع ایسے آئے جب وہ جاندارلی کو قتل کروا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک بڑا موقع تب وہ تھا جب قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد نوتارس اور پلاطون نے جاندارلی کے خلاف گواہی دی تھی، تو وہی سلطان محمد اپنے بیٹے کے حوالے سے ایسا کیسے کر سکتے تھے کہ صرف الزام کی بنیاد پر اسے موت کی سزا دے دیتے، اور اسی لیے انہوں نے سرزنش کے طور پر اسے صرف موت کی تکلیف کا مزہ چکھا کر جان کی امان دے دی۔ لیکن بايزيد کے اس گلا دبانے والے سین سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شہزادہ مصطفیٰ کی پھانسی کا سین تازہ ہو گیا، جو کہ میگنیفیسنٹ سینچری میں دکھایا گیا تھا۔ ان دونوں کا باپ کے حکم سے گلا دبایا گیا تھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ بايزيد بچ نکلا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطان کے پاس بايزيد کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کے اور بھی طریقے تھے، لیکن انہوں نے بايزيد کو سبق دینا تھا کہ جب سلطان بلائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آنا ہے۔ اور شہزادہ مصطفیٰ کے علاوہ مجھے تب شدت سے رونا آیا تھا جب ینال بے کا سلطان طغرل نے گلا گھونٹا تھا، وہ بھی بہت ایموشنل سین تھا، جبکہ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ینال بے کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی تھی۔ اور ناظرین اکرام، کارامان کی سازشوں کا تو ایورنوس علی بے نے خاتمہ کر دیا ہے، اور ایورنوس علی بے اور بالی بے جس طرح اس خیمے میں اکٹھے گئے تھے تو وہ سین بہت اٹریکٹیو تھا، اور اب تو خود جلال ایلبے اس سیریز میں شامل ہو گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ درلش ارطغرل کے دن واپس آ گئے ہیں کہ جب سلیمان شاہ کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وفادار عبد الرحمن ایلب ہوا کرتا تھا۔ ان تینوں کی موجودگی اور ایورنوس علی بے نے جو ڈائلاگز بولے تھے انہوں نے سرداروں کے دلوں کو دہشت زدہ کر دیا، اور واقعی مسلمان کی شان ایسی ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دیتے ہیں۔ اس کی آپ لوگوں نے آج کل کے دور میں جو جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اتنی شاندار قسط کی ریٹنگ 3.21 رہی، جو کہ پچھلی قسط سے بہتر تھی، جو کہ 2.93 تھی، اور یہ اتنی شاندار اور بہترین سیریز کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں رائٹرز، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے اتنی کم ریٹنگ کو ہائی ریٹنگ میں بدلنے کے لیے ابھی بھی کسی قسم کی گھٹیا پلاننگ نہیں کی، اور نہ ہی عورتوں کے سین زیادہ کیے، اور نہ ہی کوئی بےہودگی اس ڈرامے میں شامل کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو وزٹ کرنے اور میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔